Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I'm going to start a new lecture series जो कि है financial planning. इसमें हम financial planning से related काफ़ी topics discuss करने वाले हैं. So as per my planning, मैं इस series में 6 lectures cover करूँगी in which we are going to cover basic topics of financial planning जैसे कि financial structure क्या होता है, capital structure क्या होता है, sources of capital क्या होते हैं, what are financial markets, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट जो होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट सेबी और जो नए ट्रेंड्स हैं इन दी फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि वेंचर कैपिटल, लोन सिंडिकेशन, लीज फाइनेंसिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हैं इन दिस सीरीज. सो आई होप दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. सो फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है क्योंकि प्लानिंग है, हम सब ने पढ़ा है, मैंने मार्केटिंग पे, मैनेजमेंट पे बहुत वीडियोस बनाई हैं. इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि किसी भी कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए. व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट? नाउ व्हेन आई से कैपिटल, आई बेसिकली मीन फंड्स. किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बहुत ज़रूरत है बिकॉज फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नो कंपनी कैन रन इन लॉसेज फॉर अ लॉन्ग टर्म. इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि शॉर्ट टर्म में एक पॉइंट तक लॉसेस कंपनी बेयर कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में द कंपनी कैन नॉट बेयर अ लॉस ऑफ इवन 1 रुपी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन का मतलब होता है आपको कैपिटल, आपको फंड्स बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं. विच सोर्स इज बेटर, क्योंकि हर सोर्स में कॉम्पिटिशन है. देर आर लाइक लोन्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं. कौन सा सोर्स से हमें फंड लेना चाहिए, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना, किस बेसिस पे कि आप फंड कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, जो आपके पास फंड है उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और डेली बेसिस पे अपने फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले. दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइनेंशियल प्लानिंग. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के? अगेन, क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी में अलग से होता है, एक फाइनेंशियल हेड होता है, क्या ज़रूरत है उनकी? सो देर आर 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, कितना फंड आपको चाहिए टू रन योर डेली ऑपरेशन सो दैट आपका फ्यूचर भी सर्टेन रहे, इस तरीके से. डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्दो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द एंड ऑफ दिस स्लाइड, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कैपिटल यानी कि फंड्स बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है. कौन से सोर्स से कितना फंड आना चाहिए, कितने शेयर्स हों, कितने डिबेंचर्स हों, कितना लोन हो, कितना हमारा अपना प्रॉफिट सेव्ड हो, ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. तो डिटरमाइन करना कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वी विल स्टडी लेटर इन डिटेल. फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसीज, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पॉलिसीज किस लिए बनाई जाती हैं? टू डिटरमाइन आप फंड प्रोक्योर कहाँ से करोगे, आप अपना फंड यूज कहाँ करोगे, इन्वेस्ट कहाँ करोगे, एंड टू एडमिनिस्टर डेली एक्टिविटीज. तो इसके बेसिस पे जो पॉलिसीज बनानी है वो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाता है. एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग द कंपनीज फेल. तो एक ऑप्टिमम फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है जितने आपके पास फंड्स हैं उनको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना सो दैट यू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स. दीज आर द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग? ऑल्दो इट्स प्रीटी क्लियर नाउ, बट स्टिल. नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि कंपनी के पास हमेशा एडिकेट फंड्स हों. दे ऑलवेज इंश्योर दैट द कंपनी इज नॉट गोइंग अनसर्टेन सिचुएशन. ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए. दैट इज अ पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग. सो एडिकेट फंड्स आर इंश्योर्ड. अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इट ऑलवेज मेक श्योर कि जितना हमारे पास कैश इनफ्लो या फंड्स इनफ्लो आ रहा है और जितना फंड्स आउटफ्लो जा रहा है, इसके बीच में एक रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए. इट ऑलवेज मेक श्योर दैट द कंपनी हैज एडिकेट फंड्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड फॉर सर्वाइवल. रिड्यूसेज द अनसर्टेनिटी फॉर फ्यूचर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे पास फंड्स होंगे या नहीं होंगे. दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन. यू शुड ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर द फंड्स दैट यू हैव. इंश्योर स्टेबिलिटी. मेक श्योर करता है कि मार्केट में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है, मार्केट इज गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग डाउन, there is always, the company is always stable. It is able to, it is able to handle the risks of the financial market. And it ensures the suppliers of fund. It always makes sure कि अगर कंपनी को ग्रो एंड एक्सपैंड करना है तो फंड्स, हमेशा हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो.
हमेशा हमारे पास सप्लायर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल हों. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. मूविंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया है, द कैपिटल्स, द फाइनेंस कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप फंड्स ले सकते हैं. सो इन सोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं हम अंडर वेरियस हेड्स. सो लेट्स सी दोज कैटेगरीज. सो दिस इज अ बिग स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पहला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के बेसिस पे हम फंड्स को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. व्हेन आई से शॉर्ट टर्म फंड्स, ऐसे फंड्स जो कि विद इन अ ईयर आपको रिटर्न करने हैं, सो इसे हम शॉर्ट टर्म फंड्स कहते हैं. एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर मोर देन 1 ईयर. इनफैक्ट 1 to 3 ईयर्स के स्पैन को हम मीडियम टर्म फंड्स भी कह सकते हैं. बट उससे ऊपर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. इनको बहुत जल्दी रीपे करने की जरूरत नहीं है. सो इन लॉन्ग टर्म फंड्स वी हैव इक्विटी शेयर्स, वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लोन्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, एफडीज होते हैं जो कि 10-15 ईयर्स तक होते हैं. अगेन इन्हें हम लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं. एंड शॉर्ट टर्म फंड्स हो जाते हैं बैंक क्रेडिट हो जाता है, ट्रेड, देयर इज अ सर्विस कॉल्ड फैक्टरिंग. फैक्टरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. जनरली फैक्टरिंग 1 ईयर के अंदर कवर हो जाती है. पब्लिक डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगेन हम फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ेंगे. ये इंस्ट्रूमेंट्स 1 ईयर के अंदर अंदर लैप्स हो जाते हैं. सो इन्हें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. देन कम सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप होते हैं, एक होते हैं ओनर्स फंड्स होते हैं, मतलब ये वो फंड्स हैं, अगर हम इन लोगों से कैपिटल लेंगे या इन सोर्सेज से कैपिटल लेते हैं तो ये हमारे ओनर्स बन जाते हैं. ऑन द अदर हैंड एक होते हैं बोरोड कैपिटल. जब अगर हम इन सोर्सेज से फंड्स को प्रोक्योर करते हैं तो दीज आर नॉट द ओनर्स, वी हैव बोरोड देम एंड वी हैव टू पे देम इंटरेस्ट. तो ओनर्स फंड्स में होते हैं शेयर होल्डर्स, रिटेन अर्निंग्स, और जितने भी आपका सरप्लस एंड प्रॉफिट्स है ये सब ओनर्स फंड्स हैं. क्यों? इनके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देना है. दे विल इनके ऊपर आपको प्रॉफिट्स या रिटर्न्स देने हैं ओनली व्हेन यू हैव प्रॉफिट्स. क्यों? क्योंकि ये ओनर्स हैं, यही सारे लॉसेस को बेयर करेंगे. ऑन द अदर हैंड बोरोड कैपिटल जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सब बोरोड कैपिटल होते हैं. इनके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना ही करना है, irrespective whether you have earned the profit or you have not earned the profit. So on the basis of ownership, we again have two categories: owners capital or owners funds or borrowed funds. थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज या इंटरनल सोर्सेज. कई बार आपको फंड्स एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि अपनी कंपनी के बाहर जाके लोगों से फंड्स लेने पड़ते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोलेंगे. अगेन फॉर एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक से आप लोन्स लेते हो, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज से लोन्स लेते हो, वो सब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. इंटरनल सोर्सेज में जनरली आ जाता है रिटेन अर्निंग्स, यानी कि जो आपकी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए थे उसमें से कुछ प्रॉफिट्स आपने अपने के पास सेव करके रखे हुए हैं, तो ये आपके इंटरनल फंड्स हैं. इसके बाद आता है सरप्लस आता है. देन देयर कम्स डेप्रिसिएशन फंड्स. कुछ कंपनीज अपनी एसेट्स के अगेंस्ट कुछ फंड्स रखती हैं जिन्हें हम डेप्रिसिएशन फंड्स कहते हैं कि कल को ये एसेट्स डेप्रिशिएट होंगी, इनकी वैल्यू कम होगी, सो वी शुड हैव अ फंड अगेंस्ट इट so that we can work on the asset or we can improve the quality of the asset. तो ये फंड्स जब यूज नहीं होते या when there is a situation of crisis तो कंपनीज इन फंड्स को भी यूज कर सकती है टू रन दी ऑपरेशंस. तो ये हो जाते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. एंड देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फाइनेंसिंग. इसको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है बट लेट्स सी. पहला आता है सिक्योरिटी फाइनेंस. सिक्योरिटी फाइनेंसेस वो फाइनेंसेस होते हैं जिन्हें आप सिक्योरिटीज की तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, उन्होंने शेयर्स बेच के अपने फंड्स लिए. नाउ दो शेयर्स कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट. वो शेयर्स कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचे जा सकते हैं. तो ये इन्हें हम सिक्योरिटी फाइनेंस कहते हैं, जिन्हें हम मार्केट में एज अ सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं, राइट. देन कम्स रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स ये वो अर्निंग्स हैं जो आपने अपनी ही कंपनी के प्रॉफिट्स, एज वी हैव डिस्कस, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसेस भी होते हैं और ये रिटेन अर्निंग्स भी होती हैं. और दूसरे होते हैं लोन फाइनेंसेस, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स, कमर्शियल बैंक्स के लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब आ जाते हैं. सो ये होते हैं मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग. इसमें मेन आपको सिक्योरिटी फाइनेंस समझना है, बाकी तो बहुत सिंपल है, रिटेन अर्निंग्स एंड लोन फाइनेंसेस. सिक्योरिटी फाइनेंस अगेन ध्यान रखिए, वो फाइनेंसेस जिन्हें हम एज अ सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकते हैं. तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो आप वहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद सकते हो. That's the basis of mode of financing. So this is a slide on the sources of finances. बड़ी slide है. This is like quite a lot of information on this slide. So I hope this helps. Moving ahead, रिटेन अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं. अब यहाँ पे 3 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हमने पढ़े हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, रिटेन अर्निंग्स होते हैं. इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. रिटेन अर्निंग्स को हम प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया,
दीज आर नथिंग बट योर प्रॉफिट्स। किसी ईयर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए, आपने इंटरेस्ट भी सारे पे कर दिए अपने डिबेंचर होल्डर्स को, लोन जिनसे लिया था सबको इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड शेयर होल्डर्स को अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर जिसे हम कहते हैं, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दे दिए शेयर होल्डर्स को। उसके बाद भी आपके पास कुछ प्रॉफिट स्पेयर हैं, तो इन स्पेयर प्रॉफिट्स को हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। यानी कि ये जो अर्निंग्स कंपनी की हुई, ये कंपनी ने अपने पास ही रख ली, अपने पास ही रिटेन कर ली, अपने शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दी। इन्हें हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो इसीलिए इसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। यानी कि आपको प्रॉफिट्स हुए लेकिन आपने ये प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इनको अपने पास ही रख लिया। सम पार्ट ऑफ द नेट अर्निंग्स आर retained by the businesses, they are called retained earnings। और ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये परमानेंट फंड है, यानी कि ये हमेशा आपके पास रहेगा, इससे आपसे कोई नहीं ले सकता। शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स फिर भी कह सकते हैं दैट वी वांट आवर शेयर्स बैक और वी वांट आवर लोन बैक, लेकिन रिटर्न अर्निंग्स कोई भी आपसे मांगने नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी हैं। इनकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, इनके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इनके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं देना क्योंकि ये आपकी हैं। ऑपरेशनल फ्रीडम, इनको आप जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी कि आप ये फंड्स कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जनरली आप कैपिटल्स वगैरह भी अपना यूज़ करते हो, तो यू आर आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स दैट वेयर आर यू यूजिंग दोज फंड्स, बट रिटर्न अर्निंग्स वे आर नॉट आंसरेबल। और एक मार्केट वैल्यू भी कंपनी की इंक्रीज होती है, दैट दिस कंपनी इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स कि अपने पास अपने प्रॉफिट्स सेव भी करके रख रहा है। सो दैट इज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिटर्न अर्निंग्स। डीमेरिट्स क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कंपनी इज नॉट इन अ गुड पोजीशन कि वो अपनी रिटेन अर्निंग्स को यूज कर रही है। दैट इज वन माइंड सेट। अनसर्टेन सोर्सेज जरूरी नहीं है। अगेन आई सेड, जिस ईयर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके पास रिटर्न अर्निंग्स होंगी, यू माइट नॉट हैव रिटर्न अर्निंग्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो एक अनसर्टेन वो होता है सोर्स। और रिटेन अर्निंग्स की हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब भी लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लोगे, हमेशा आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो आप जिस भी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है, जो आपने नहीं लिया, आपने फॉरगो कर दिया, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग्स, सपोज मैं प्रोजेक्ट ए में डाल रही हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने अपनी रिटेन अर्निंग्स यूज़ की, तो इन रिटेन अर्निंग्स को मैं प्रोजेक्ट बी में भी डाल सकती थी, और वहाँ से जो इंटरेस्ट मुझे मिल सकता था विच आई हैव नॉट टेकन, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और रिटेन अर्निंग्स की हमेशा हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिटेन अर्निंग्स। मूविंग अहेड, देन कम्स शेयर्स। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि ये जिनसे हमने ये पैसे लिए हैं, जिनको हमने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए हैं और उनसे पैसे लिए हैं, दोज पीपल आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये एक प्री रिक्विजिट कैपिटल है, यानी कि कोई भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बिना शेयर्स के नहीं बना सकती। यू कैन नॉट गो आउटसाइड इन द मार्केट एंड से कि हम शेयर्स नहीं, वी डोंट वांट टू सेल एनी शेयर्स, हम सिर्फ लोन लेके अपनी कंपनी चलाएंगे, दैट विल नॉट वर्क। इट इज अ प्री रिक्विजिट कैपिटल। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? समबडी हैज टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। कल को आपकी कंपनी के लॉसेज होते हैं, हु विल बियर द लॉसेज? द ओनर्स विल बियर द। सो दिस इज अ प्री रिक्विजिट कैपिटल। इसके बिना आप कोई और सोर्स से कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते। और ये रेजिडुअल ओनर्स होते हैं। रेजिडुअल ओनर्स का मतलब है जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट, जितनी भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, पहले वो सब पूरी करेंगे। उसके बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट बनेगा उस पे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का राइट है। सो दीज आर द रेजिडुअल ओनर्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स के पास रिस्क हाई, दे गेट हायर रिटर्न्स। व्हाई? बिकॉज दे बेयरिंग हाई रिस्क, तो इनको रिटर्न्स अच्छा मिलता है। इक्विटी शेयर्स का कंपनी पे कोई बर्डन नहीं होता है कि इनको तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। द ईयर इन विच यू हैव लॉसेज, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द शेयर होल्डर्स। ये एक परमानेंट कैपिटल है। शेयर्स जनरली परमानेंट कैपिटल्स होते हैं। द कंपनीज जनरली डू नॉट सेल देयर शेयर्स थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। शेयर्स से क्रेडिट वर्दीनेस बनती है। जितने कंपनी के शेयर्स होते हैं, जितने शेयर्स की वैल्यू होती है, उससे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है। और शेयर होल्डर्स को एक मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलता है कंपनी में। दे हैव अ वोटिंग राइट, दे हैव अ से इन द कंपनी। डिसएडवांटेजेस, शेयर होल्डर्स की कोई स्टेडी इनकम नहीं होती। When the company will earn profit, they will get returns. When the company will not earn profits, they will not get returns. ये बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स है। दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी। शेयर बेचना एक एक्सपेंसिव सोर्स होता है बिकॉज अगेन दे आर द ओनर्स, उनको हाई रिटर्न्स आपको देने पड़ेंगे व्हेन यू हैव अर्न हाई प्रॉफिट्स। डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होती है। जितने ज़्यादा आप शेयर्स मार्केट में सेल करते हो उतने ज़्यादा आपके ओनर्स बन जाते हैं और आपकी ओनरशिप उतनी डाइल्यूट होती है, यानी कि हर शेयर होल्डर का परसेंटेज इन द कंपनी कम हो जाता है।
एंड प्रोसीजरल डिले, शेयर्स जनरली बेचना या शेयर्स इशू करना इज़ अ वेरी लेंथी एंड अ टीडियस प्रोसेस, जो जनरली कंपनीज को दे हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस इफ दे वांट टू शेयर इशू द शेयर्स इन द मार्केट. देन शेयर्स में एक और कैटेगरी होती है जिसे हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. इसके नाम से पता चल रहा है ये प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि इन शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स. ये भी शेयर्स ही हैं, इनको भी जनरली आप तभी रिटर्न्स दोगे जब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इनको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द इक्विटी शेयर्स. तो इनको डिविडेंड, अब अगेन इनको भी डिविडेंड या रिटर्न तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होता है. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको ज़्यादा डिविडेंड देंगे या कम प्रॉफिट होगा तो इनको कम डिविडेंड देंगे, लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होता है. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अभी डिबेंचर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं. सो प्रेफरेंस शेयर्स आर समवेयर बिटवीन डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स. एडवांटेजेस, प्रेफरेंस शेयर्स में आपको एक स्टेडी इनकम होती है, रिस्क कंपैरेटिवली लोअर होता है फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स. यहाँ से डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप नहीं होती है. जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स या सेइंग राइट्स नहीं मिलते हैं, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब क्या होता है कि कल को कंपनी के लॉसेज होते हैं तो मतलब लेट्स से कंपनी के लेसर प्रॉफिट्स होते हैं तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा, या कंपनी कल को बैंकरप्ट होती है तो जो शेयर कैपिटल या जितनी भी एसेट्स बेची जा रही हैं तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर इक्विटी शेयर्स. जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया जाता तब तक आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को मनी रिटर्न नहीं कर सकते. तो इस तरीके से इनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं. एंड अगेन क्योंकि ये शेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट कोई एसेट्स या सिक्योरिटी एसेट्स नहीं होती है. डिसएडवांटेजेस, इनके रिटर्न्स लोअर होते हैं बिकॉज दे आर बेयरिंग लो रिस्क, तो इनके रिटर्न्स भी लोअर होते हैं. दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है. जनरली कंपनीज इस तरीके का जनरली वी सी द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट वेरी मच इशूड इन द मार्केट, और इनसे आपको कोई टैक्स सेविंग्स भी नहीं होती है. डिबेंचर्स जनरली कंपनीज इसलिए इशू करती हैं, ऑल्दो डिबेंचर्स का एक कंपनी के ऊपर बर्डन आता है क्योंकि आपको उन पर इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन डिबेंचर्स का एक बेनिफिट ये होता है आपको टैक्स सेविंग्स मिलती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में आपको वो टैक्स सेविंग्स भी नहीं मिलती. So that's the concept behind the shares, equity shares and preference shares. And then comes debentures. Debentures को हम long term debt भी कह सकते हैं क्योंकि debentures भी long term period के लिए इशू होते हैं. इन पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड इसके लिए क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड होती है. आप कोई भी कंपनी मार्केट में जाकर डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती. अ कंपनी नीड्स टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में, जो कि क्रेडिट स्कोर देती हैं हर कंपनीज को. जितना आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होता है उतने ज़्यादा बड़े आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट इशू डिबेंचर्स. सो एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिस्क कम होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है. फिक्स्ड इनकम होती है, लेस कॉस्टली सोर्स है. दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी क्योंकि कंपनी को इनको फिक्स इंटरेस्ट देना है. कल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो भी इनको एक जितना इंटरेस्ट बोला गया है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देने की इनको ज़रूरत नहीं है. इनके साथ कोई डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है और टैक्स सेविंग्स होती हैं. दिस आई विल टेल यू लेटर है. हम एक एग्जाम्पल करेंगे न्यूमेरिकल जहाँ पे हमें डिबेंचर से टैक्स सेविंग्स कैसे होती हैं वो क्लियर हो जाएगा. डिसएडवांटेजेस होते हैं, कंपनी के लिए रिस्क है. इवन इफ यू आर अर्निंग लॉसेज यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है और रिड्यूसेस द बोरिंग कैपेसिटी. अगर आपके पास डिबेंचर्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू द शेयर्स तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कम होती है और इससे आपकी बोरिंग कैपेसिटी फर्दर कम हो जाती है. तो कंपनीज दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर्स. सो दिस वाज अबाउट रिटेन अर्निंग्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. मूविंग अहेड, इसके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के? एक होता है ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट जनरली क्या होता है? इसमें एज इट्स वेरी सिंपल. व्हेन यू आर सप्लाइंग द गुड्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट, मतलब सपोज आई वांट टू बाय सर्टेन गुड्स बट आई डोंट हैव मनी, तो मैं किसी भी पर्सन के पास जाके आई कैन बाय द गुड्स एंड आई कैन से दैट आई विल पे यू द मनी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. अगेन तो ये भी एक तरीके का लोन ही हो गया, बट अगेन इसके लिए भी क्रेडिट वर्दीनेस होगी. जितनी ज़्यादा मेरी क्रेडिट वर्दीनेस होगी उतना ज़्यादा मेरे को टाइम पीरियड मिल सकता है ऑफ द क्रेडिट. जितनी मेरी कम, अगर सपोज मार्केट में मैं जाती हूँ मेरी इमेज बहुत खराब है, नोबडी विल गिव मी द सप्लाई मी द गुड्स विदाउट एनी क्रेडिट स्कोर, या हर कोई मुझे ये बोलेगा नो इफ़ यू वांट टू बाय गुड्स यू हैव टू पे टुडे ओनली. तो जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उतना आपको ट्रेड क्रेडिट अच्छा मिलता है. तो ये एक कन्वीनियंस सोर्स है, कंटिन्यूस सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स है. जनरली बिजनेसेस में वी सी दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस. देन कम्स फैक्टरिंग. फैक्टरिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. फैक्टरिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सोल्ड सर्टेन गुड्स टू अ पर्सन. मैंने किसी पर्सन को 100 रुपीज़ के गुड्स बेचे हुए हैं और मैंने उसको वो गुड्स क्रेडिट पे दिए थे, राइट. सो आई हैव टू टेक द पेमेंट फ्रॉम दैट पर्सन आफ्टर 1 ईयर. मैंने उसको 1 साल का क्रेडिट दिया था और मैंने उसको बोला था 1 साल बाद यू विल पे मी ₹100, बट आई नीड द मनी राइट नाउ. मुझे आज फंड्स की जरूरत पड़ गई. अब मेरे पास बिल है, आई हैव द बिल ऑफ ₹100, आई हैव अ बिल रिसीवेबल, यानी कि मैं उस पर 100 रुपीज़ कलेक्ट कर सकती हूँ, बट दिस बिल
विल मेच्योर आफ्टर 1 ईयर बट आई नीड द मनी राइट नाउ। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर होता है, फैक्टर यानी कि इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, उसे हम फैक्टर बोलेंगे। मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उस कंपनी को बोलेंगी मेरे पास ये बिल है 100 रुपीज़ का, बट ये पैसे मुझे 1 ईयर बाद मिलेंगे, बट आई नीड द मनी राइट नाउ। तो वो कंपनी मुझसे वो बिल ले लेगी, वो कहेगी ठीक है, वी आर पेइंग यू द मनी राइट नाउ, गिव अस दिस बिल एंड वी विल टेक द मनी फ्रॉम दिस पर्सन आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज हमें अभी फंड्स की जरूरत नहीं है। तो अब क्या वो मुझे पूरे 100 रुपीज़ देंगे? नो, दे विल पे मी, लेट्स से दे विल डिस्काउंट सब मनी, लेट्स से वो मुझे 95 रुपीज़ पे करेंगे, तो 5 रुपीज़ उनका कमीशन हो गया एंड 1 साल बाद वो उस पर्सन से जाके 100 रुपीज़ ले लेंगे। सो नाउ दे हैव अर्नड 5 रुपीज़ इन दिस ट्रांजैक्शन। इस सर्विसेज को हम फैक्टरिंग सर्विसेज कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल्स विदाउट मेच्योरिटी, यानी कि आपका बिल 1 साल बाद मेच्योर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने उसको डिस्काउंट करवा लिया बिकॉज यू नीड द फंड्स राइट नाउ। इस सर्विस को हम फैक्टरिंग बोलते हैं। टुडे दिस इज अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस। बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज खुल गई हैं जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और ये भी एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एंड देन कम्स लीज फाइनेंसिंग। ऑल्दो लीज फाइनेंस हम फर्दर इन द कमिंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, बट अगेन लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है बिटवीन अ लेसर एंड अ लेसी। लेसर वो जिसके पास एसेट है, और लेसी वो जो उस एसेट को यूज करेगा लेकिन उस एसेट की कंप्लीट पेमेंट नहीं करेगा, वो उस एसेट की फिक्स्ड पेमेंट्स एनुअल और मे बी मंथली पेमेंट्स करता चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एंड अ कंपनी हु विच वांट्स टू यूज दैट एसेट, उनके पास अभी इतने फंड्स नहीं हैं। तो आप रादर देन कहीं से फंड्स अरेंज करके इतना बड़ा एसेट ले लो, इससे बेटर होता है कि आप उस एसेट को लीज पे ले लो और उनको मंथली पेमेंट्स या एनुअल पेमेंट्स करते चले जाओ। सो दीज आर सम अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। ये नई सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेज हैं, नई टर्म्स हैं मार्केटिंग में, नई टर्म्स हैं फाइनेंस में। मूविंग अहेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब मुझे कहाँ से फाइनेंस लेना चाहिए? शेयर्स लेने चाहिए, डिबेंचर्स लेने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स लेने चाहिए, रिटेन अर्निंग्स को यूज करना चाहिए, फैक्टरिंग करनी चाहिए? ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस? फर्स्ट इज द कॉस्ट। वो सोर्स ऑफ फाइनेंस मुझे कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा? शेयर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं डिबेंचर्स वगैरह, दे बिकम लेस कॉस्टली। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है? क्या मेरे प्रॉफिट्स इतने हैं कि मैं डिबेंचर्स इशू कर लूँ? क्या मैं अपने प्रॉफिट्स को लेके इतना श्योर हूँ दैट इफ टुमारो आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन दैट आई कैन पे देम? व्हाट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ? किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं दे कैन ईजिली इशू डिबेंचर्स और दे कैन ईजिली इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, इनको जनरली बैंक लोन्स की तरफ ही जाना पड़ता है। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? पर्पस इन द टाइम पीरियड। आपको जो फाइनेंस चाहिए उसका पर्पस क्या है? टाइम पीरियड क्या है? क्या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए? अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेफिनेट सी बात है आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस की तरफ नहीं जाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस ही देखने पड़ेंगे। रिस्क प्रोफाइल कैसी है? दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज हाउ मच रिस्की। कंट्रोल, उस सोर्स ऑफ, अगर आप उस पर्सन से फाइनेंस लेते हैं तो क्या आपका कंट्रोल, जो कंपनी का कंट्रोल है, वो डाइल्यूट होता है? इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। वो वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोक्योर करने से क्या मेरी कंपनी का क्रेडिट स्कोर कम होता है? अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी का क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है, अगर हम डिबेंचर्स से फंड लेते हैं तो कंपनी का क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस कितना फ्लेक्सिबल है? क्या कल, टुडे आई नीड द मनी सो आई एम टेकिंग द मनी फ्रॉम दैट फंड, बट इफ टुमारो आई डोंट नीड द मनी, क्या मैं उस फंड को ईजिली पे आउट कर सकती हूँ? तो जनरली जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स प्रीटी फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड टैक्स बेनिफिट। एम आई गेटिंग एनी टैक्स बेनिफिट फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, डिबेंचर्स को इशू करने से आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स or these are certain factors that affect the various sources of finance that I will take into consideration while deciding कि मुझे कौन सा source of finance लेना है, right? मूविंग अहेड, लास्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स यूज्ड बाय द कंपनी। मैंने आपको बताया बहुत तरीके के लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इनका परसेंटेज कितना है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो 100% कैपिटल है उसमें 50% शेयर्स हैं, 20% डिवेंचर्स हैं, 30% लोन है और अगेन जितना बचा हुआ है। सो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर,
ठीक है. सो द कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डेट, इक्विटी, सिक्योरिटीज, और ये जनरली परमानेंट कैपिटल होता है. जैसे मैंने आपको बताया है, जनरली इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स प्रिटी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं. इनको जनरली कंपनी डाइल्यूट नहीं करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम. ठीक है. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स फंड्स. अब कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आता है? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि डिबेंचर्स का टैक्स बेनिफिट होता है. सो लेट्स सी हाउ डज दैट इफेक्ट. तो यहाँ पे हाउ डज इट मैटर, क्या ज़रूरत है एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो लेट्स सी. यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों के पास 10 लाख का कैपिटल है. ठीक है. अब कंपनी ए का जो 10 लाख का कैपिटल है वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स से आया है, यानी कि इस कंपनी ने बिल्कुल भी डिबेंचर्स इशू नहीं किए हैं. तो इन्होंने 10 रुपीज़ के शेयर्स इशू किए हुए, तो मतलब इन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए. ऑन दी अदर हैंड कंपनी बी ने 4 लाख का डिबेंचर लिया हुआ है और 6 लाख के शेयर्स इशू किए हुए हैं. तो 6 लाख के शेयर्स मतलब इस कंपनी ने 60,000 शेयर सेल किए मार्केट में बिकॉज द प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपीज़, और बचा हुआ 4 लाख इन्होंने डिबेंचर्स से लॉन्ग टर्म वो लिया हुआ है लोन. ठीक है. अब दोनों कंपनीज को हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ का. EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अभी इस कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट पे इंटरेस्ट पे नहीं किया है डिबेंचर होल्डर्स को, और अभी टैक्स भी नहीं दिया है. तो दोनों का EBIT सेम है 1 लाख. अब बात करते हैं, सबसे पहले इनको देना है इंटरेस्ट. सबसे पहले इनको डिबेंचर होल्डर्स पे इंटरेस्ट देना है. अब कंपनी ए के पास तो कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है, तो इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना. बट कंपनी बी को 4 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर 5% इंटरेस्ट पे करना है. तो यानी कि इस कंपनी को 20,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब बात करते हैं, अब इन दोनों कंपनीज ने इंटरेस्ट पे कर दिया. कंपनी ए ने इंटरेस्ट पे किया 0 रुपीज़, कंपनी बी ने इंटरेस्ट पे किया 20,000 रुपीज़. तो अब दोनों की अर्निंग्स कितनी बची? अब EBT होता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, यानी कि अब आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं. तो कंपनी ए का अर्निंग्स बिफोर टैक्स है 1 लाख, क्योंकि इन्होंने तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया. ऑन दी अदर हैंड कंपनी बी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स है 80,000 रुपीज़, क्योंकि इन्होंने 20,000 का टैक्स इंटरेस्ट पे किया था. अब इस पे लग रहा है टैक्स. जनरली कंपनीज पे 40% का टैक्स लगता है, तो लेट्स अज्यूम 40%. कंपनी ए पे 1 लाख के ऊपर 40% का टैक्स लगेगा विच इज़ 40,000 रुपीज़. ऑन दी अदर हैंड कंपनी बी पे 80,000 के ऊपर 40% का टैक्स लगेगा विच इज़ 32,000. तो अब देखो कंपनी बी पे टैक्स कम लगा है. दिस इज हाउ वी से कि डिबेंचर्स इशू करने से कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है. ठीक है. तो दोनों कंपनीज की अर्निंग सेम थी, दोनों कंपनीज का कैपिटल सेम था, बट कंपनी ए का टैक्स ज़्यादा है और कंपनी बी का टैक्स कम है. तो दोनों का आप टैक्स कम करते हैं. सो कंपनी बी ने 1 लाख के ऊपर 40,000 का टैक्स दिया, तो इनकी अर्निंग्स बची 60,000 रुपीज़, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, EAT. ऑन द अदर हैंड कंपनी बी की अर्निंग्स बची 80,000 के ऊपर 40% का टैक्स लगा विच इज़ 32,000. इनके पास बचे 48,000 रुपीज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. अब बात करते हैं शेयर्स की. कंपनी ए के पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो ये अपने 1 लाख शेयर होल्डर्स को 60,000 का प्रॉफिट ही दे सकते हैं. तो यानी कि ये हर शेयर पे 0.6 रुपीज़ का प्रॉफिट देते हैं. तो अर्निंग पर शेयर इसकी आती है 0.6, यानी कि 60 पैसे. ऑन दी अदर हैंड कंपनी बी के पास याद कीजिए सिर्फ 60,000 शेयर्स हैं, राइट. तो अब उनको 48,000 रुपीज़, 48,000 का प्रॉफिट 60,000 शेयर होल्डर्स को बांटना है. तो ये अपने हर शेयर होल्डर को 80 पैसा देंगे. तो कंपनी बी का अर्निंग्स पर शेयर ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी ए. तो इसीलिए कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि रेशियो ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑन द टैक्स सेविंग्स, अर्निंग्स पर शेयर, कितना आप टैक्स पे कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का. सो दैट इज़ हाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका जो कैपिटल आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसका बाइफर्केशन कैसा है. सो दैट्स अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर. सो लास्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. अब अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग ये डिसाइड करता है, लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी. आपकी यू जस्ट कैन नॉट से ओके आई वांट 80% शेयर्स एंड 20% डिवेंचर्स. नो, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करेंगी. पहला होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपके पास जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके ऊपर आप कितने डिवेंचर्स इशू कर सकते हो मार्केट में. ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, जब आप मार्केट में डिवेंचर्स इशू करने जाते हो तो कंपनी का क्रेडिट स्कोर देखा जाता है. देन कम्स डिग्री ऑफ कंट्रोल. डिवेंचर्स इशू करने से या शेयर्स इशू करने से डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना डाइल्यूट हो रहा है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लान, जो आप ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अपना बना रहे हो ये कितना फ्लेक्सिबल है. पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, जब आप फाइनेंस कर रहे हैं तो कितना लॉन्ग टर्म पीरियड है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, मीडियम टर्म पीरियड है. साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है. स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, आपकी सेल्स कितनी स्टेबल है. आर यू अश्योरिंग द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स.
एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस लिया है उसकी कॉस्ट कितनी है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि डिबेंचर्स पे सिर्फ 5% इंटरेस्ट था। अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इन दैट केस द डिबेंचर्स विल नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस. So these are certain factors that influence the capital structure of a company. So that's about it. ये एक इंट्रोडक्टरी था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. देन हमने पढ़ा देन आफ्टर द स्टडिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है and what are the factors that influence the capital structure. So in the next video I'm going to talk about financial markets जिसमें हम stock capital market and primary market इन दोनों market के बारे में study करेंगे. And that's it. Thank you so much. I hope you like the video. I hope you understood the concept. Keep learning.